वेलकम बैक टू माय लॉर्ड्स वॉइस। आज हम इंडियन रिपब्लिक के सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रियम्बल में उसको डिस्कस करेंगे, जिसे हम सोशलिज्म के नाम से जानते हैं। हमने अपने प्रियम्बल वाले वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। जैसे इसमें लिखते हैं हम लोग, प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए। उसके बाद 4 कैरेक्टरिस्टिक्स: सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। तो सॉवरेन हमने अलग से डिस्कस किया हुआ है, उसका वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जो इंडियन रिपब्लिक का है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले जस्ट एक, अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे या थोड़ा सा अवेयर अगर होंगे प्रोसीडिंग्स को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की में जो चल रही हैं केसेस उनको लेकर के, उनके से रिलेटेड जो न्यूज़ आइटम्स हैं, तो आपको पता होगा कि 9 फरवरी 2024 के दिन एक न्यूज़ आई थी सुप्रीम कोर्ट से कि एक पिटीशन लगा था, रादर 2 पिटीशंस फाइल लगे हुए थे, उस दिन लिस्टेड थे, जिसमें कहा गया था कि सोशलिज्म और सेक्युलर, ये जो 2 वर्ड है प्रियम्बल में, इसको हटा दिया जाए। ये प्रेयर है इन 2 पिटीशंस में। एनडीटीवी का न्यूज़ था। एनडीटीवी के में उसके न्यूज़ के बेसिस पर जब आप आगे बढ़ करके थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिट पिटीशन सिविल नंबर 645 ऑफ 2020 फाइल हुई थी 7 जुलाई 2020 के दिन। डायरी नंबर है, अगर आप रिसर्च करने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप रिसर्च करना चाहें तो कर लेंगे। डायरी नंबर है 13773 ऑफ 2020। Writ petition civil 645 of 2020 filed on 7/7/2020 by the diary number 13773 of 2020। ये 3 लोगों ने फाइल किया है: बलराम सिंह, करुणेश कुमार शुक्ला एंड परवेश कुमार। दूसरी रिट पिटिशन जो है वो है रिट पिटिशन सिविल नंबर 1467 ऑफ 2020, जो फाइल हुई थी 18 दिसंबर 2020 के दिन। डायरी नंबर है 28191 ऑफ 2020। ये दोनों पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइल हुआ है। दूसरा रिट पिटिशन को फाइल करने वाले हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी। जो रिपोर्ट से पता चलता है, क्योंकि पिटिशंस की कॉपी नहीं है मेरे पास, जो रिपोर्ट्स एनडीटीवी में आई उससे ये पता चलता है कि 9 फरवरी के दिन जो डिस्कशंस हुए कोर्ट में, इस बात को ध्यान रखेंगे कि दोनों पिटिशन में अभी तक नोटिस इशू नहीं हुआ है। जो ऑर्डर सीट्स हैं, जो ऑर्डर सीट्स आप देखेंगे उसमें दोनों पिटिशन में अभी तक ऑर्डर, कोई नोटिस अभी इशू नहीं किया गया है। अपोजिट पार्टीज में 2 हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जो पार्टी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्टी है। लेकिन जो 9 फरवरी के दिन जो डिस्कस हुआ था, उस दिन का जो रिपोर्टिंग आया है एनडीटीवी में, उसके अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना ने एक क्वेश्चन किया पिटिशनर से कि क्या preamble of the constitution can be amended without altering the date of adoption as as shown in the preamble of the constitution of India। जस्टिस दीपंकर दत्ता जी अलग जज, दूसरे जज हैं, उन्होंने भी एक क्वेश्चन पुट किया, क्या ऑब्जर्वेशन दिया कि एज पर जस्टिस दत्ता, दिस इज द ओनली पिटिशन, ओनली preamble which contains a date। सो द इशू ये हुआ कि क्या प्रियम्बल का अमेंडमेंट हो सकता है बिना डेट ऑफ एडॉप्शन को चेंज किए हुए। ये एक इशू था जो कि रिपोर्टिंग में आया, लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ। ये ऑब्जर्वेशन में है, ऑर्डर्स में कहीं नहीं है। ये एनडीटीवी के रिपोर्टिंग के में है कि इस तरीके के ऑब्जर्वेशन, कोर्ट ऑब्जर्वेशन आए।
और मैटर अब उन्होंने एडजर्न कर दिया, दोनों मैटर अब 29 अप्रैल 2024 को टेकअप होगा। तो आप ट्रैक रखिएगा क्या होता है। दोनों में प्रेयर यही है कि सोशलिज्म एंड सेक्युलर कैरेक्टर जो दिया गया है प्रियम्बल में, उसको हटा दिया जाए, ये प्रेयर है। तो जो इनिशियली जो प्रियम्बल था हमारा, वो सिंपल था कि सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों वर्ड्स नहीं थे, सॉवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड था। ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो आया, ये इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ये आया था इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में, जब इमरजेंसी चल रही थी पूरे कंट्री में। इस अमेंडमेंट एक्ट को रखा गया था लोकसभा में, और लोकसभा में ये डिबेट हुआ था 25 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर 1996, सॉरी 25 अक्टूबर 1976 से 30 अक्टूबर 1976 एंड 1 एंड 2 नवंबर 1976 ये डिबेट हुआ लोकसभा में। राज्यसभा में ये डिबेट हुआ था 4 to 11 नवंबर 1976। प्रेसिडेंट ने बाद में दोनों लोकसभा और राज्यसभा ने इसे पास कर दिया। फिर 368 सब क्लॉज 2, आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2 के थ्रू इनको भेजा गया स्टेट्स असेंबलीज में। तो स्टेट असेंबलीज ने भी जो रिक्विसाइट नंबर्स हैं उन्होंने पास किया इसको। पास करने के बाद गैजेट नोटिफिकेशन हुआ 18 दिसंबर 1976 के दिन, और उसके बाद ये अलग अलग पार्ट्स में इंप्लीमेंट हुआ। फर्स्ट हुआ 3 जनवरी 1977, देन 1 फरवरी 1977 एंड देन 1 अप्रैल 1977। इसमें यह कहा गया कि सेक्युलरिज्म एंड सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया, और जो प्रियम्बल का थर्ड पार्ट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वी विल प्रमोट फ्रेटर्निटी टू इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन। तो वहां यूनिटी ऑफ नेशन था, इंटेग्रिटी को भी ऐड किया गया इसी अमेंडमेंट में। तो इशू ये है कि क्या सोशलिज्म है, क्या सोशलिज्म का न होना हमारे संविधान में और प्रियम्बल में टू बिगिन विथ, जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय सोशलिज्म नहीं था, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सोशलिज्म हमारे संविधान में नहीं था या प्रियम्बल में नहीं था? इसको समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि केटी शाह जी उसमें एक मेंबर थे, बिहार से थे, बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। केटी शाह जी ने प्रपोज किया था कि सोशलिज्म को डाला जाए। भीमराव अंबेडकर जी ने उसको अपोज किया था। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि जब हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ प्रियम्बल में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर से प्रियम्बल में जाएंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। अगर सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को 1 मिनट के लिए भूल भी जाएं उस समय के कंडीशंस के हिसाब से जिस समय ये पास हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, तो सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर। अब ये इंपॉर्टेंट है, यही जस्टिस, यही हमारे अंबेडकर साहब बोल रहे थे उस समय कि एंड टू सिक्योर फॉर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। अब जस्टिस में 3 एस्पेक्ट्स थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो अंबेडकर जी ने यही बोला कि अगर आप सोशलिस्ट डालते भी हो तो उसमें क्या होगा कि हम एक अपने आप को सोसाइटी के एक स्ट्रक्चर से बंध जाएंगे। और जहां तक सोशलिज्म और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलिज्म की बात है, वो तो हमारे जस्टिस के कॉन्सेप्ट में सबसे बड़ा पॉइंट है
कि हम जस्टिस जो दे रहे हैं वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दे रहे हैं, तो सोशलिज्म वहां आता है। और उसके साथ उन्होंने बोला कि जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी सारे प्रोविजंस जो हैं, अगर आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 50 तक है, तो एक्सेप्ट आर्टिकल 35 छोड़ दीजिए, 35 36 जो थोड़ा सा स्कोप है कहाँ कहाँ अप्लाई करेगा, कैसे करेगा, तो उस एक्सेप्ट आर्टिकल 40, 44 एंड 48 टू 51, सारे जो आर्टिकल्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के, वो सोशलिज्म से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। एक एक आर्टिकल को देखिएगा, वो सोशलिज्म के प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं। तो इस ग्राउंड, और उसके साथ साथ जब उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को भी बोला, भीमराव अंबेडकर साहब ने, कि फंडामेंटल राइट्स में भी जो हम लोग प्रोविजंस दे रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट और रिलीजन, इन सब के ग्राउंड्स पर, फिर आगे चल करके रिजर्वेशन का भी इशू था, सारी चीजों को उन्होंने बोला फंडामेंटल राइट प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। उसको जब हम सेकंड पार्ट ऑफ प्रियम्बल के साथ पढ़ते हैं, जहां पर हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो उन्होंने बोला कि ये जो जितना भी टोटल सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसमें इनबिल्ट है, ये है और सफिशियंट है, इसलिए उसको देने की जरूरत नहीं है वहां जहां पर हम लोग एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज सफिशियंटली गिवन, एंड सोशलिज्म के जो प्रिंसिपल्स है उसको ध्यान में रखा गया है। ये आपका जो डिस्कशंस मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में मिलेगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स को देखने से ये क्लियर है कि हम, हमारे फोर फादर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टर्स ने ये नहीं बोला कि सोशलिज्म हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, उन्होंने ये बोला कि सोशलिज्म हमने सफिशिएंटली अडॉप्ट किया हुआ है, सोशलिज्म के सारे प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, इसलिए सोशलिज्म को हम प्रियम्बल में एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक, इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट विल इंट्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ रिजिडिटी। उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया था, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था कि अगर हम सोशलिज्म दे देंगे, देन दैट माइट बाइंड आवर फ्यूचर जनरेशंस टू ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, एंड दे शुड हैव लिबर्टी टू डिसाइड एज टू बाय विच वे ऑफ सोसाइटी दे वांट टू बी गवर्नड। तो वो एब्सोल, वो जो फ्यूचर जनरेशन को और ज्यादा लिबर्टी देना चाह रहे थे कि आप फ्यूचर जनरेशन के पास ये हक होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि सोशलिस्ट होना है, कैपिटलिज्म में जाना है, क्या करना है, वो करें, वो डिसाइड करें। लेकिन सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स को उन्होंने प्रोटेक्ट कर दिया था सेकंड पार्ट ऑफ प्रियम्बल में, जहां पर उन्होंने जस्टिस बोला, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, फंडामेंटल राइट्स में, और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। तो उनका ये कहना था कि भाई हमने सोशलिज्म को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया हुआ है, इसको वहां एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फेडरल में देने की जरूरत नहीं है। तो इसका 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 मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने सोशलिज्म को रिजेक्ट नहीं किया था, हम लोगों ने रादर उसको और स्ट्रांगली अडॉप्ट किया था, और साथ में ये इंश्योर किया था कि फ्यूचर जनरेशंस चाहे तो कोई भी फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्डर में जा सकती है, लेकिन ये जो इनबिल्ट जो सोशलिस्ट का जो प्रिंसिपल्स थे उसको फॉलो करते रहना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत है कि सोशलिज्म को हमने इनिशियली रिजेक्ट कर दिया था। अब आते हैं सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट पर। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है क्या? अगर कॉन्सेप्ट्स को देखा जाए तो कॉन्सेप्ट है क्या? सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट फिर वही मैंने थोड़ा सा नोट्स बनाया है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट यह है टू प्रोवाइड, फर्स्ट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, second to provide dignity, third to ensure that
everybody is equal and everybody is entitled to the principles of equitable distribution of resources. डीएस नकरा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इस चीज को ये कहा गया है कि फ्रॉम द क्रेडल टू ग्रेव, बच्चा जब से जन्म लेता है उस समय से लेकर के जब तक उनका डेथ होता है उस समय तक की सारी सिक्योरिटी, डिग्निटी, सारा चीज इंश्योर करना, यही ऑब्जेक्ट है सोशलिज्म का। मॉनेटरी टर्म्स में ये होता है कि फ्रॉम द पीपल हैविंग कैपिटल, जिनके पास कैपिटल है, उनसे रिसोर्सेज उनकी एबिलिटी के हिसाब से लिया जाएगा या वो कंट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्स एंड वेल्थ जनरेशन में कंट्री के लिए, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा और टू इट विल बी गिवन टू द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट देयर लेबर और हु कंट्रीब्यूट देयर एफिशिएंसी और देयर कंसल्टेंसी। मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें तो मैनेजमेंट के पास जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से वो अपना मॉनेटरी और अदर सर्विसेज डिस्चार्ज करेगा फॉर द रिसोर्स जनरेशन, और जो उसमें हेल्प करेंगे, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जस्ट समझने के लिए, जो एम्प्लॉयज हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनको उनके मेहनत के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा और दोनों मिल करके रिसोर्स का जनरेशन होना चाहिए। दैट वाज द आइडिया। और फिर उस रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यही सोशलिज्म है। इसको अगर आप पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 38 अगर देखें वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में 38 में क्लियरली है लिखा हुआ कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, securing and protecting as effectively as it may a social order। जो ऑब्जेक्ट है सोशलिज्म का कि सोशल ऑर्डर आएगा, और सोशल ऑर्डर इन विच, अब फिर जो वर्ड्स है ना इसके बाद उसको आप दीजिए सेकंड पार्ट ऑफ प्रियम्बल से, इन विच जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल शैल इन्फॉर्म ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑफ द नेशनल लाइफ। आर्टिकल 38 रीइंफोर्स करता है सेकंड पार्ट ऑफ प्रियम्बल को। उसी तरीके से जब आप दैट इज आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 है, स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities, opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations। तो आर्टिकल 38 जो है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क देता है कि क्या करना है, और जब वो फ्रेमवर्क देता है तब वो रिलाई करता है प्रियम्बल के सेकंड पार्ट पर, जहां पर दिया हुआ है कि वी विल इंश्योर justice for every citizen, justice, three kinds of justice, and that three kind of justice is social, economic and political। You go through the entire articles of directive principles from 36 to 50, and except 40, 44, 48 to 51, all the articles are the articles relating to the concept of socialism। So directive principles along with articles fundamental rights given under article 15, 16 and 17,
makes it clear that even at the time of initial adoption of the constitution, our forefathers had strongly advocated for the principles of the socialism, despite having rejected the idea of formally putting the term socialism in as one of the characteristics of our nation, which was done by way of 42nd amendment. 42nd amendment was done during the emergency period, upheld in Minerva Mills case. Paragraph 18 of Minerva Mills, if you go through, I'll give you the citation also. Minerva Mills, that is 1983 SCC 625. So the inclusion by way of amendment of the terms socialism and secularism as one of the characteristics of Indian Republic was held to be valid in Minerva Mills. And in this context, one more aspect you need to know for those who want to go a bit deeper in the subject. What had happened was that before this 42nd amendment, the constitution was amended once again on 24th of April 1972. That was Constitution 25th Amendment 1971. By way of that amendment, Article 31C was inserted. In Article 31C, the idea was that if some law, and that was further amended by way of 42nd Amendment, the effect of both the amendments was that if parliament wanted to introduce the idea that if a person is having fundamental right, but the fundamental right will not have any meaning for him if he is very poor unless and until we provide all the facilities and principles of socialism which are mentioned in directive principles. So the parliament came out with the amendment. I am giving you the effect of both the amendment, 25th and 42nd, that if any law is made to further the object of directive principles or objects and achievements which we need to achieve under the provisions of directive principles, and that law, even if violates Article 14 and 19, should not be questioned and no judicial review should be done, because ultimately, according to the parliament, they wanted to achieve the targets of directive principles, and according to the parliament at that point of time, unless we achieve the targets of directive principles, there is no meaning for poor and downtrodden people despite having fundamental rights. They cannot enjoy their fundamental rights unless they are having the food security. That's the basic concept that was the behind that. But ultimately, Supreme Court said in both the cases, Keswanand, because 72, this was a 71, and thereafter Keswanand decided. Keswanand was decided on 24th of April 1973. That is after 25th Amendment. Keswanand very clearly said, no, nothing. You will have to, the checks, the balance and harmony. The balance and harmony between Part 3 and Part 4, that is fundamental rights and directive principles, has to be maintained. And Part 3 is the means to achieve Part 4. And this balance and harmony between Part 3 and Part 4 is basic feature of the Constitution of India.
So you cannot amend anything in the constitution by saying that we will override any provision or we will ignore any provision under part 3 for achieving the targets of part 4. This is the sum and substance of Keswanand and Minerva Mills as far as the balance between part 3 and part 4 and article 31C, entire litigation, entire challenge to the concerned provisions of article 31C. So while holding that, the Honorable Supreme Court clearly said socialism is one of the important aspects, and along with secularism, this becomes part of basic feature of Constitution of India. You will find these observations in SR Mumbai also and other judgments, that without maintaining, without ensuring total commitment to socialism, secularism, we cannot achieve and we cannot even think of achieving anything for part 4 by ignoring these provisions under part 3. So part 3 will be the means to achieve part 4. So at the end, socialism is for providing security, dignity to the individual, justice to the individual, social, economic, and political. And all these aspects will be used to make a social order which will have equal opportunities to everybody and equitable resources of equitable distribution of resources amongst everybody. So this is the concept of socialism as far as Indian context is concerned. So hopefully this video will be having some importance for you, particularly the students and particularly the persons who are of the view that socialism and secularism, I'll make another video on secularism also, that they were not adopted at the time of initial original adoption of our constitution, and keep a track on the pending proceedings before the Honorable Supreme Court of India, where some of the petitioners and some of us country fellowmen want socialism and secularism to be out of the preamble of the Constitution of India. In my opinion, this should not be even considered. This petition should not be even considered in view of the fact that from the very beginning we have been following socialism and secularism, and no prejudice can be said to have caused to our nation by the incorporation of these two terms. Only formally it was incorporated, principally it was part of the constitution since beginning. So that formal adoption or formal incorporation of these two terms in our preamble by way of 42nd amendment cannot be made a basis for ousting these two provisions from our preamble. Thank you.